नीचे आपने पूरा मास रखना है उस चीज का जिसका आपने पेकिंग फ्रैक्शन फाइंड करना होता है। तो बाइंडिंग एनर्जी कितनी है, का भी आता है कभी कभी एम्पियर आवर। एम्पियर आवर, ये पिछले साल भी क्वेश्चन आया था, एम्पियर आवर इज इक्वल्स टू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद होगी आप सब खुश होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम फिजिक्स पोर्शन रिव्यू करेंगे जो डाउ ने पेपर लिया था 2024 का। तो ट्राई करेंगे कि कम टाइम में इंशाल्लाह आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज दें इस पेपर के ऊपर। तो चलिए देखते हैं। अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछता है द लीनियर मोमेंटम ऑफ फोटॉन इज गिवन एज। तो हमें पता है किसी भी चीज़ का अगर लीनियर मोमेंटम, आपने ट्रांसलेटरी मोशन का लीनियर मोमेंटम देखना है तो आपने मास को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करना है। अगर वो ट्रांसलेटरी मोशन लाइट का मोशन हो, फोटॉन का मोशन हो, तो आपने v की जगह c पुट कर देना है। सिंपल, c स्पीड ऑफ लाइट आपने इसको पढ़ा है तो a, ये ऑप्शन एम सी ये करेक्ट हो जाता है क्योंकि p इज इक्वल्स टू एम सी फॉर फोटॉन। उसके साथ आप कहेंगे द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज। अब ये तो बहुत ही सिंपल है, रेजिस्टेंस का यूनिट आपने पढ़ा हुआ है ओहम, तो ये हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं और ये अपना डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। उसके साथ साथ हमें क्वेश्चन पूछता है लॉन्गिट्यूडनल वेव डू नॉट एग्जिबिट। अब ये लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या चीज नहीं होती, वो चीज नहीं होती जो ट्रांसवर्स में होती है। अगर आप देखेंगे तो हमें पता है कि लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म में चलती है, उसमें इलेक्ट्रिक और दूसरा मैग्नेटिक जो है वो परपेंडिकुलर टाइप चलते हैं ना। तो जब स्लिट कोई होती है तो उस स्लिट में से एक तो फॉर्म चला जाता है ट्रांसवर्स वेव का, लाइक हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फॉर्म चला गया, जो मैग्नेटिक फॉर्म है वो पीछे रह जाता है। जैसे हम ग्लासेस, सन ग्लासेस पहनते हैं तो हाफ लाइट तो अंदर आती है, हाफ लाइट पीछे रह जाती है। ये ट्रांसवर्स वेव का एक ट्रांसवर्स वेव की एक नेचर है जिसको हम कहते हैं पोलराइजेशन। हाफ हाफ वेव फॉर्म अंदर आ जाए, हाफ बाहर रह जाए, ये तभी होगा जब ट्रांसवर्स वेव होंगे। तो पोलराइजेशन फैक्टर जो है, ये पोलराइजेशन फैक्टर ट्रांसवर्स के लिए है, ये अपना जो लॉन्गिट्यूडनल वेव है उनके लिए नहीं है। तो हम कहेंगे इनमें पोलराइजेशन फैक्टर नहीं होता क्योंकि ये कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन में चलते हैं, पैरेलल चलते हैं, इनमें कोई भी परपेंडिकुलर ट्रांसवर्स नेचर नहीं होती। उसके साथ कहता है 1 किलोग्राम मास इज इंटायरली कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी। अब ये आइंस्टाइन की आपने इक्वेशन पढ़ी है, E इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर। यहाँ पे आपने मास जो है 1 किलोग्राम रखना है और ये सी स्क्वायर आपने 3 इंटू 10 ऊपर स्क्वायर कर देना है। तो अब जब आप इसको स्क्वायर करेंगे तो ये 1 किलोग्राम, हाँ 1 किलोग्राम इंटू 3 3 9, ये आ गया 16। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कंप्लीट अगर हम जवाब देखेंगे तो 9 इंटू 10 16 और ये एनर्जी है तो यहाँ पे आपने जोल रखना है, या ये मीटर पर सेकंड इधर होगा तो मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर, मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर, तो ये किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर को मिला के आपने जोल कर दिया। तो ये सिंपल था, E इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर के हिसाब से आपने ये पूरी कैलकुलेशन करनी है। उसके साथ अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखें, कहता है द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज। अब हमें पता है कि जो रेजिस्टिविटी होती है ये एक कांस्टेंट है क्योंकि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ से, इनवर्स होता है एरिया से। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट फैक्टर आता है वो रेजिस्टिविटी होता है L बाय A। तो अगर हम इसका यूनिट निकालेंगे तो A इधर जाएगा और जो लेंथ है वो डिवाइड कर जाएगी, जैसे RA डिवाइडेड बाय L इज इक्वल्स टू रेजिस्टिविटी। अब रेजिस्टिविटी का यहाँ से यूनिट निकालेंगे तो ये आ गया ओहम, ये मीटर स्क्वायर, नीचे मीटर, मीटर मीटर में कैंसिल हो गया, ओहम ओनली मीटर। ये अपनी रेजिस्टिविटी ओहम मीटर के बराबर आ गई। ठीक है बेटा। उसके साथ इसका यूनिट ऑफ पावर, ये तो बहुत ही सिंपल सवाल, वाट, क्योंकि इस पे एक मीम भी है, कहते हैं कि वाट इज यूनिट ऑफ पावर। ठीक है, तो वाट इज यूनिट ऑफ पावर। अच्छा, उसके साथ क्वेश्चन नंबर 7 को देखें। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कॉम्बिनेशन ऑफ 3 सिमिलर सेल्स बिकम्स मैक्सिमम व्हेन। जब मैक्सिमम, अच्छा ये सवाल ऐसे कहता है कि हमारे पास 3 सेल हैं, उनका पोटेंशियल डिफरेंस कब मैक्सिमम होगा, जब हम उनको सीरीज में कनेक्ट करेंगे, ये मैं आपको बता रहा हूँ, और पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो मिनिमम रेजिस्टेंस आएगा, मिनिमम आपको पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। ये किस तरीके से, ये हमने क्लासेस में भी पढ़ा था। अगर आपने इन सब को सीरीज में अटैच कर दिया तो क्या होता है, सीरीज में सबकी वोल्टेज डिफरेंट होती है। जैसे इसको कहेंगे कि 5 है, ये 6 है, ये आपने 3 कर दिया तो 5 और 6 11 हो गया, ये 3 करेंगे तो ये अपना 14 आंसर आ जाता है। तो हम कहेंगे टोटल वोल्टेज जो है वो 14 है। अगर हम सबको अगर हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, जैसे ये 5 हो गया, तो पैरेलल में सबकी पोटेंशियल सेम होती है। आप इस तरीके से सबका 5 रखेंगे और टोटल भी सेम होगी, जो पैरेलल में होती है ना वो टोटल भी सेम ही होगी, 5 ही होगी टोटल सर्किट की।
तो पैरेलल में आपको कभी भी मैक्सिमम नहीं मिलेगी, मिनिमम कह सकते हैं आपको 5 मिली है। मैक्सिमम करने के लिए आपने सबको सीरीज में कनेक्ट कर लेना है। तो आप यहाँ पे ऑल द 3 सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, बाकी भी आप सबको करके देखेंगे तो आपको इतनी मैक्सिमम नहीं मिलेगी, जब भी मैक्सिमम मिलेगी जब ये सीरीज में होंगे, ठीक है। उसके साथ ये 8वां क्वेश्चन देखें, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर अ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर क्या करता है, एसी जो है उसको म्यूचुअल इंडक्शन के साथ एसी को स्टेप अप करता है या स्टेप डाउन करता है। तो यहाँ पे ट्रांसफार्मर कन्वर्ट्स डीसी इनटू एसी, ये गलत है क्योंकि कोई भी डीसी को एसी में कन्वर्ट तो नहीं करता, एसी को एसी में कन्वर्ट करता है बट उसका स्टेप डाउन या स्टेप अप कर देता है। अच्छा, ट्रांसफार्मर कन्वर्ट्स मैकेनिकल, ये भी गलत है, मैकेनिकल एनर्जी का कोई भी फैक्टर ट्रांसफार्मर में नहीं होता। ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, ये सही है। ट्रांसफार्मर कन्वर्ट्स एसी, ये भी गलत है, एसी टू डीसी भी नहीं होता। ट्रांसफार्मर कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिक, ये भी गलत है। तो ये सी अब आपका सही हो गया। उसके साथ क्वेश्चन नंबर अगर 9 को देखें, कहता है द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू। अब लीनियर मोमेंटम का अगर हम रेट निकालेंगे तो उसको क्या कहेंगे, ये हमने पढ़ा है कि फोर्स जो होता है वो एम ए के बराबर होता है। जब हम ए को ओपन करेंगे तो ये चेंज इन वी ओवर टी आएगा। एम वी को देखेंगे तो ये आ गया पी और ये चेंज और ये यहाँ पे टी आ गई। तो टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। अब अगर ये ऐसा कहे तो ये तो फोर्स हो गया, अगर ऐसा कहे द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इन फॉलिंग बॉडीज, तो अगर फॉलिंग बॉडीज का नाम आ गया तो यहाँ पे आपने फोर्स को हटा के वेट को रख देना है, ठीक है बच्चों। उसके साथ कहता है इन प्रोजेक्टाइल मोशन द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन इज। अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता ही नहीं है, हॉरिजॉन्टल एक्सीलरेशन का नहीं होता। जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है वो भी कांस्टेंट होती है, जब वो कांस्टेंट होगी तो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस ही नहीं होगी। तो हम कहेंगे एक्सीलरेशन जो है वो जीरो है हॉरिजॉन्टल। बाकी जो वर्टिकल है वो तो जी के बराबर होती है, ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, वर्क कैन बी कन्वर्टेड इनटू हीट। वर्क जो है हीट में कन्वर्ट हो जाता है, ये सही बात है, बट कुछ फ्रिक्शन भी होता है। वर्क कैन बी कन्वर्टेड कंप्लीटली इनटू हीट, कंप्लीट तो नहीं होता क्योंकि फ्रिक्शन होता है, दोनों में ही फ्रिक्शन हम कह सकते हैं। बोथ हीट एंड वर्क आर इंटर कन्वर्टेबल, ये सही है। तो यहाँ पे फ्रिक्शन की बात नहीं है बट कन्वर्ट तो हो सकते हैं। हीट कैन नेवर बी कन्वर्टेड, ये गलत है, हो सकती है। और हीट कैन बी कन्वर्टेड कंप्लीट, ये भी गलत है क्योंकि फ्रिक्शन भी होता है। तो ये सी सही रहेगा इसका। अब क्वेश्चन नंबर 12 को देखें, द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज। अब हमें पता है कि सिंपल पेंडुलम में ये जो हम कहते हैं कि बाल होता है ये क्या रोटेट करता है। तो यहाँ पे अगर आपको देखेंगे तो आपको कुछ फोर्सेस मिलते हैं, जैसे एम जी कास थीटा, और ये होता है एक इसके कंपोनेंट जो होते हैं, एक होता है ना एम जी साइन थीटा। यहाँ पे आपने इस बाल को इस तरीके से अरेंज किया, ये हो गया एम जी साइन थीटा। तो एम जी साइन थीटा इस बाल को मूव कराता है, तो हम कहेंगे एम जी साइन थीटा। उसके साथ अब क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन ये रहा 13, द करंट थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ द कंडक्टर प्रोवाइडेड दैट द फिजिकल कंडीशन आर रिमेन द सेम। अब जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वोल्टेज के, तो ये तो ओहम्स लॉ हो गया, सिंपल, ठीक है। उसके साथ द मेजर ऑफ एनर्जी बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स ऑन अ सर्किट इज। अब सर्किट में 2 पॉइंट्स की आपने एनर्जी निकालनी है। जैसे ये हमारा सर्किट है, तो इस सर्किट में हम कहते हैं कि 2 पॉइंट्स की एनर्जी आप देखें, ये सर्किट है, ये बैटरी हमने अटैच कर दी, ये कोई रजिस्टर है। अब एक ये पॉइंट ए है और दूसरी ये पॉइंट बी है। इन दोनों की अगर आप एनर्जी देखेंगे तो आपको डिफरेंट मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे आपको पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। यहाँ पे पोटेंशियल अलग होगी, उधर पोटेंशियल अलग होगी। तो इन दोनों की एनर्जी हम ये कह सकते हैं कि ये पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहा है। द मेजर ऑफ एनर्जी बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स ऑन अ सर्किट इज पोटेंशियल डिफरेंस। उन दोनों की अगर आप एनर्जी देखेंगे तो आपको पोटेंशियल का डिफरेंस मिलेगा इन दोनों में, ठीक है। उसके साथ क्वेश्चन नंबर 15, इफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इन हाइड्रोजन एटम टर्मिनेट इन द सेकंड ऑर्बिट। अब जो सेकंड ऑर्बिट में, ये मैं आपको एक लॉजिक भी बताई थी, LBP करके ना, तो ये लाइमन बामर पास्टन ब्रैकेट P1, तो ये हो गया 1 2 3 4 5। अब जब कहता है सेकंड ऑर्बिट में आ रहा है तो ये बामर, ठीक है, तो आपने बामर इसको, ये रहा बामर डी वाला, ये टिक कर देना है। उसके साथ कहता है द फोर्स एक्सपीरियंस बाय करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज। अब किसी मैग्नेटिक फील्ड में आपने एक कंडक्टर को रखा है। अब जब आप इस कंडक्टर को इस तरीके से रखेंगे तो इस कंडक्टर की जाहिर सी बात है लेंथ जो है आपको मालूम होनी चाहिए, तभी आपको फोर्स मालूम होगा। इसकी मैग्नेटिक फील्ड अराउंड देखें कितनी है और इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है। तो आपने एक फार्मूला बनाया था BIL sin थीटा करके,
कि साइन कितनी है, एंगल कितनी है इस कंडक्टर की इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ, तो ये फोर्स आपको मालूम हो जाता है। तो BIL sin थीटा, बिल sin थीटा। ठीक है बच्चों। उसके साथ अब क्वेश्चन नंबर 17 ये रहा, द रेशियो ऑफ मोलर गैस कांस्टेंट टू एवोगाड्रोस नंबर R/Na इज कॉल्ड। अब ये हमें पता है कि R/Na जो वैल्यू है ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ये आपके सिलेबस में नहीं है बल्कि ये इन्होंने दिया हुआ है। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कहाँ गया, ये वाला बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, डबल एन वाला बोल्ट्जमैन। ठीक है, तो उसके साथ दूसरा क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू स्टैटिक पॉइंट चार्जेस वेरीज डायरेक्टली टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। ये तो सिंपल कॉलम्स लॉ की बात कर रहा है, टाइम वेस्ट ना करें। तो अच्छा आगे चलते हैं, ये वाला क्वेश्चन देखें 19, इन रेडियोएक्टिविटी द प्रोडक्ट ऑफ हाफ लाइफ एंड डीके कांस्टेंट इज इक्वल टू। प्रोडक्ट पूछ रहा है, वैसे ये हाफ लाइफ अगर पूछे तो हाफ लाइफ होता है 0.693 0.693 ओवर लेमडा। अब ये अगर हम इसको इधर लेके जाएंगे तो टी हाफ लेमडा इज इक्वल टू 0.693, ये 0.693 ए करेक्ट है। उसके साथ द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज Q अब बिटवीन टू पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस ही है, सिंपल हमें पता है कि एनर्जी या वर्क पर यूनिट चार्ज, ठीक है, तो ये हम कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर है। अच्छा बच्चों क्वेश्चन नंबर 21 देखें, फास्ट थोड़ा चल रहे हैं ताकि आप कम टाइम में ज्यादा इनको रिव्यू कर लें। अच्छा, which of the following statement is correct? A magnetic field exert a force if the charge पार्टिकल मूव अपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड। अब हमें पता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड और फोर्स है ना, इनके साथ साइन थीटा अटैच होता है। तो साइन थीटा तब मैक्सिमम होगा जब ये परपेंडिकुलर होंगे, जब इनके साथ 90 डिग्री होगी, जब आप कहेंगे कि जो डायरेक्शन है फोर्स का और मैग्नेटिक फील्ड का वो 90 डिग्री बनाए। तो ये आप डी को देखेंगे तो कहता है मैग्नेटिक फील्ड एक्सर्ट अ फोर्स इफ द चार्ज पार्टिकल मूव्स परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। जब वो परपेंडिकुलर होंगी तभी हम कहेंगे कि ये जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। अब रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन, ये आपकी बुक की एक पैराग्राफ लिखा हुआ है कि रेजिस्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ओनली टेम्परेचर से, ओनली टेम्परेचर से। तो हम कहेंगे कि टेम्परेचर ऑफ अ मटेरियल। ठीक है, उसके साथ 23 को देखें, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो मैंने सब बताए थे आर मी वक्स आर करके, आर मी वक्स आर, रेडियो माइक्रो इंफ्रा विजिबल अल्ट्रा एक्स रेज गामा रेज, इन सब में आपने बहुत सारी चीजें सीखी थी कि किस तरीके से वेवलेंथ इंक्रीज डिक्रीज कर रही है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रही है, एनर्जी इंक्रीज कर रही है, मोमेंटम इंक्रीज कर रहा है, ये मैंने सब आपको बताया था। तो वो इन सब की जो वेलोसिटी होती है ना वो सेम 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है, उसके साथ अब यहाँ पे कोई सेंटीमीटर भी कभी कभी लिखा हुआ होता है तो आपने ध्यान से देखना होता है। ठीक है, किलोमीटर भी कभी कभी दे देते हैं तो आपने ध्यान से देखना है। द कांस्टेंट पावर आउटपुट ऑफ अ मशीन इज 6 वाट, द एनर्जी डिलीवर्ड बाय इट इन 2 मिनट्स इज। अब हमें पता है कि पावर जो होता है वो वर्क पर यूनिट टाइम होता है, तो पावर जो है वो है 6 वाट और टाइम जो है वो 2 मिनट्स, 2 मिनट्स में 60 सेकंड्स हैं। तो ये आपकी एनर्जी यहाँ पे आप फाइंड कर सकते हैं, वर्क या एनर्जी की बात एक ही है। तो ये 6 2 आ गया 12, 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 0 से तो 12 6 72, ये 0 आ गया, ये वर्क यहाँ एनर्जी, तो 720 जूल, सही ऑप्शन है। अच्छा, उसके साथ क्वेश्चन नंबर 25, द प्रोसेस इन विच ऑल द अप्लाइड हीट इज कन्वर्टेड इनटू वर्क इज कॉल्ड। अब ये तो हमें पता है कि जब कंप्लीट हीट आए और वर्क में कन्वर्ट हो जाए तो हम इसको कहते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस, क्योंकि इंटरनल एनर्जी इसमें कोई भी चेंज नहीं होती। तो आइसोथर्मल प्रोसेस ये रहा, कंप्लीटली हीट कन्वर्टेड इनटू वर्क। अच्छा, उसके साथ द चार्ज टू मास रेशियो ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज। अब हमें पता है कि चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन की 1.67 × 10⁻⁻19, उसका मास है 9.11 × 10⁻⁻31। अब इसको जब सोल्व करेंगे तो आपका आंसर ये हमने याद किया हुआ है 1.67 × 10⁻11 किलोग्राम कॉलम पर किलोग्राम, ये रहा। ठीक है, आप जब करेंगे इसको तो यही जवाब आ जाएगा, क्योंकि आपने भी ये याद रखना होता है, सब बच्चों को जिन्होंने भी पढ़ा है उनको याद होगा। अच्छा, इफ द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू द एवरेज वेलोसिटी देन। अब ये मैंने आपको डिटेल में समझाया था, ट्राई करते हैं इसको आज भी समझने की। जैसे मैंने कहा एक 6 मीटर पर सेकंड पे बॉडी जा रही है, दूसरा भी 6 मीटर पर सेकंड उसका इंस्टेंट है, तीसरा भी 6 मीटर पर सेकंड उसका इंस्टेंट है।
अब हम जब इसकी एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे तो एवरेज वेलोसिटी हमें पता है कि एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला ये भी है v1 प्लस v2 प्लस v3 ओवर 3। ये हो गया 6 डिवाइडेड बाय 3, ये हो गया 18/3। तो अब हम इसको जब सोल्व करेंगे तो ये 6 आ गया। तो अब आप देखें यहाँ पे इंस्टेंटेनियस जो वेलोसिटी है वो भी सेम है और ये एवरेज भी सेम है। जब सेम है, जब ये इक्वल रेट से जा रहे हैं, मतलब कांस्टेंटली जा रहे हैं, जब गाड़ी यूनिफॉर्म मोशन कर रही है, तो हम कहेंगे कि इसकी जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, ये इंस्टेंट पे किसी भी इंस्टेंट पे आप देखेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है वो बराबर है एवरेज वेलोसिटी के। तभी जब ये कांस्टेंट मूव कर रहे हैं, तभी द बॉडी मूव विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो ये हम कहेंगे सी करेक्ट हो गया। The waves that require medium for their propagation is known as mechanical waves। ठीक है, आगे चलते हैं। The SI unit of the electric field is force per unit charge। SI है force per unit charge, न्यूटन पर कॉलम। न्यूटन पर कॉलम, न्यूटन पर कॉलम कहें या न्यूटन C-1, कॉलम ऊपर आ जाएगा। An electron and proton enter a magnetic field perpendicularly with the same momentum. What will happen? They move undeflected in opposite direction। गलत है, वो डिफ्लेक्ट करेंगे। अगर किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आ रहे हैं तो हमें ये पता है कि यहाँ पे आपने एक रूल लेफ्ट हैंड रूल फ्लेमिंग का यूज करना होता है, पाम राइट हैंड यूज करना होता है। ये सब मैंने आपको डिटेल में क्लासेस में पढ़ाया है। तो द इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्ट मोर देन, नहीं ये भी नहीं होगा क्योंकि मास पे कोई भी डिपेंडेंसी नहीं होती, चार्ज पे होती है। दे विल रिफ्लेक्ट इक्वली, ये सही है क्योंकि हमें पता है कि फोर्स बराबर होती है क्यू वी बी साइन थीटा। यहाँ पे कोई भी मास का जिक्र नहीं है, इस वजह से ये सही रहेगा। द प्रोटॉन रिफ्लेक्ट मोर, नहीं, दे विल नॉट रिफ्लेक्ट, ये भी गलत है, तो ये सही हो गया। ठीक है बच्चों, उसके साथ अभी देखते हैं अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड फॉल्स फ्रीली। कोई भी बॉडी है स्टार्ट रेस्ट कर रही है, फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी, द डिस्टेंस कवर्ड बाय 20 सेकंड्स इज। अब हमें पता है कि जब फॉल्स फ्रीली स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट है तो वी आई जो है वो 0 के बराबर आ गई। तो अब हम अगर डिस्टेंस इसका फाइंड करना चाह रहे हैं तो हमें पता है कि हाइट का फार्मूला क्या होता है, या डिस्टेंस का वी आई टी प्लस 1/2 AT GT स्क्वायर। इसके हिसाब से इसको कैंसिल कर लें, 1/2 को 0.5 कर लें, ये GT स्क्वायर आ गया। यहाँ पे 0.5 GT स्क्वायर, ये सही है। ठीक है बच्चों, उसके साथ कहता है द टोटल एनर्जी ई ऑफ अ बॉडी एट एनी इंस्टेंट एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज। हमें पता है कि टोटल एनर्जी 1/2 के एक्स स्क्वायर के बराबर होती है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन में। इसको हम 0.5 कर सकते हैं, तो 0.5 के एक्स स्क्वायर, 0.5 के एक्स स्क्वायर, बाकी किसी को भी आपने नहीं देखना। ठीक है, अच्छा चलें, अब ये लास्ट क्वेश्चन है। द रिवर्स बायस सेमीकंडक्टर डायोड एक्ट एज। अब जो रिवर्स बायसिंग होती है, कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होता, तो हम कहेंगे कि वो स्विच ऑफ के बराबर है, स्विच ऑफ जैसे हो गया हो, क्योंकि रिवर्स बायसिंग है, कोई भी फ्लो नहीं होगा। ठीक है, तो ये ऑन स्विच ऑफ स्विच के बराबर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 34 को देखें। फॉर मैक्सिमम वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। पता है कि वर्क बराबर होता है एफ डी cos थीटा के। cos तभी मैक्सिमम होती है जब 0 डिग्री आपने ली हो, या 180 डिग्री, फिर माइनस में मैक्सिमम होगी। तो ये 0 डिग्री करेक्ट है, 0 डिग्री। A body is moving in a circle with constant speed. Which of the following statement is true? There is a force acting on the body at a tangent to the circle. फोर्स टेंजेंटली वर्क करता है, नहीं होता, क्योंकि अगर कोई कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तो उसमें एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, एक सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। अगर जब वो बराबर हो जाएंगे तो ये सीधी तरीके से ये कांस्टेंट मूव कर पाता है, ये जो सर्कुलर मोशन में पार्टिकल चल रहा है। तो हमें इन दोनों को बराबर करना है ना, कोई भी टेंजन वगैरह नहीं होता। अगर टेंजन होता तो ये चला जाता बाहर की दुनिया में, रोटेट नहीं करता। देयर इज अ फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी टुवर्ड्स द सेंटर, होता है, तो होता है, ये हम कह सकते हैं टुवर्ड्स लगता है। देयर इज नो एक्सीलरेशन इन द बॉडी, गलत बात। देयर इज अ फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, ये भी सही है। द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज 0, ये बेहतर सही है। ठीक है, क्योंकि हम कहेंगे कि जो नेट फोर्स है वो 0 के बराबर होता है। सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल को कंप्लीटली जब आपका कैंसिल कर लेता है तभी ये मूव करता है कांस्टेंट स्पीड से, तो ये सही रहेगा नीचे वाला। इस वजह से आपने सभी एमसीक्यूज को पढ़ के फिर टिक करना है, ऐसे नहीं तो मैं बी को टिक कर लेता जल्दी में, क्योंकि मैंने देखा टाइम कम है, बी को टिक कर ले भाई यही सही है। नहीं, सबको देखें, कोई ना कोई ट्रिक होगी। अच्छा आगे चले देखें। द यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट। ठीक है, सिंपल सवाल। एसआई यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो हमें पता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी Q इज इक्वल टू MC चेंज इन T। अब यहाँ से C को निकालें तो C इज इक्वल टू Q, ये Q है, अब M चेंज इन T, ये चेंज इन T टेम्परेचर है, तो ये हो गया जोल पर मोल पर मास या किलोग्राम
पर केल्विन, जॉल पर किलोग्राम पर केल्विन, जॉल किलोग्राम पर केल्विन। ये माइनस साइन ये ऊपर आएंगे तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। और को किसी का नहीं है ना, पर केल्विन सही है, किसी का भी नहीं है। अच्छा ये देखें 38, द पीरियड ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज गिवन एज, तो हमें पता है ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय टी, कंप्लीट सर्कुलेशन के लिए टाइम इधर आ जाएगा तो ये 2 पाई बाय ओमेगा, 2 पाई बाय ओमेगा ये सही है, 2 पाई बाय ओमेगा, ठीक है ना। 2 पाई ओमेगा तो नहीं होगा तो ये करेक्ट रहेगा। इन द मैथमेटिकल रिलेशनशिप फाई इज इक्वल्स टू एच एफ, द ये एफ है ना, एफ, ठीक है, एच एफ, द सिंबल फाई रिप्रेजेंट। अब ये भी बुक की लाइन है, आपने बुक पढ़ा है, तो ये वर्क फंक्शन होता है, एक बुक की लाइन है सीधी सीधी। हाँ, उसके साथ द यूनिट ऑफ करंट इज, करंट का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, कॉलम पर सेकंड, कॉलम पर सेकंड। चार्ज पर टाइम इज इक्वल्स टू करंट, या एम्पेयर हम इसको कह सकते हैं, एम्पेयर कह सकते हैं। और चार्ज का भी आता है कभी कभी एम्पियर आवर, एम्पियर आवर, ये पिछले साल भी क्वेश्चन आया था, एम्पियर आवर इज इक्वल्स टू चार्ज के बराबर है, यहाँ कॉलम के बराबर है। फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन स्टॉप्ड बाय हेवी मेटालिक टारगेट इन एन इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब गिव राइज टू द प्रोडक्शन ऑफ एक्स रेज। ये हमें पता है कि एक्स रेज कैसे जनरेट होते हैं, जैसे आएंगे यहाँ से ये एक्स रेज निकलना शुरू होता है जे थॉमसन के ट्यूब से, ठीक है। अच्छा ये द अल्टरनेटिंग ईएमएफ जनरेटेड बाय एन एसी जनरेटर इज गिवन बाय, तो हमने ये एक पढ़ा था नवाब साइन थीटा, अगर आपको याद होगा, बच्चे इस पे हंसते भी हैं, नवाब साइन थीटा। तो ए नंबर ऑफ टर्न ओमेगा, एरिया ये अपनी मैग्नेटिक फील्ड और साइन थीटा के बराबर है ईएमएफ, ठीक है, यहाँ पे आप लगा सकते हैं। तो ये हो गया नवाब साइन थीटा, डी करेक्ट रहेगा। अब 43 को देखें, इन एन टाइप सेमीकंडक्टर द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स विल बी, तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स अगर एन टाइप है तो इसमें जो मेजॉरिटी होगी वो इलेक्ट्रॉन होंगे, तो माइनॉरिटी हो गई होल्स, ठीक है। तो हम कहेंगे ये होल्स यहाँ पे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर से। ये मैंने अपने लेक्चर में जो इलेक्ट्रॉनिक्स का लेक्चर था उसमें डिटेल में ये बयान किया है, आप वो देख सकते हैं। अच्छा उसके साथ 44 क्वेश्चन, द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ ड्यूट्रॉन इज 2.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इट्स बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन विल बी। अब ये तो हमें पता है कि पैकिंग फ्रैक्शन का फार्मूला क्या होता है, ये पैकिंग फ्रैक्शन या न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आप कह सकते हैं इसको। बाइंडिंग एनर्जी आपने ऊपर रखना है, नीचे आपने पूरा मास रखना है उस चीज का जिसका आपने पैकिंग फ्रैक्शन फाइंड करना होता है। तो बाइंडिंग एनर्जी कितनी है 2.3 और इसका मास कितना है 2, इसको जब डिवाइड करेंगे 1.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये सही रहेगा, ठीक है। उसके साथ द मैथमेटिक रिलेशनशिप बिटवीन मैग्नेटिक फ्लक्स एंड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, तो हमें पता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स होती है बी ए कॉस थीटा के बराबर, तो ये बी ए कॉस थीटा, चेंज इन फ्लक्स कह सकते हैं बी ए कॉस थीटा, बाकी तो छोड़ दें, ये सही रहेगा, ठीक है बच्चों। अच्छा आगे देखें 46, कुछ ही बचे हैं। 46, इफ द लेंथ ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज इंक्रीज्ड 4 टाइम्स इट्स फ्रीक्वेंसी, तो हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी अगर सब चीजें बाकी जो है कांस्टेंट रखें 2 पाई और जी को, तो ये अंडर रूट एल से इनवर्स होता है। अगर हम अंडर रूट एल को 4 टाइम कर देते हैं तो ये फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी, ये 1/2 टाइम डिक्रीज होगी, ठीक है। तो 2 टाइम इसको डिक्रीज करना है, डिक्रीज 2 टाइम्स, ये हो गया 2 टाइम डिक्रीज क्योंकि 1/2 आ रहा है, तो ये सही रहेगा। इन द इक्वेशन ऑफ न्यूक्लियर डीके प्रोटॉन कन्वर्ट्स इनटू एन न्यूट्रॉन, मतलब न्यूक्लियन नंबर जो है उसमें प्रोटॉन कन्वर्ट हो रहा है न्यूट्रॉन में, तो क्या होगा, तो हमें पता है कि बीटा जब प्लस होती है तो प्रोटॉन का नंबर डिक्रीज हो जाता है, एटॉमिक नंबर डिक्रीज हो जाता है जब बीटा प्लस डीके होगा। तो हम बीटा प्लस भी कह सकते हैं इसको, या पॉजिट्रॉन भी कह सकते हैं, पॉजिट्रॉन प्लस न्यूट्रिनो, यहाँ पे एक और भी होता है ना न्यूट्रिनो करके, तो ये पॉजिट्रॉन सही रहेगा, ठीक है बच्चों। आगे देखें, अब ये देखें, फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन इज एक्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस, इट्स कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस इज। ये तो बहुत सिंपल है, 10 न्यूटन अगर एक्स में ही लगा रहा है तो कंपोनेंट वाई में क्यों आएगा जब कोई एंगल भी नहीं है। अगर यहाँ पे 30 डिग्री 40 डिग्री होता तो हम कहते कि उस एंगल से हम दूसरा फाइंड कर लें, एफ वाई साइन थीटा करके, एफ साइन थीटा, ऐसे हमने पढ़ा है ना वेक्टर्स में, तो ऐसे हम कह सकते थे। बट यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में है तो हम कहेंगे एफ वाई 0 होगा। द प्रोटॉन नंबर ऑफ अ न्यूक्लियस इंक्रीज आफ्टर एमिशन ऑफ,
तो डिक्रीज होगा जब बीटा प्लस डीके होगा, इंक्रीज होगा जब बीटा माइनस डीके होगा, बीटा माइनस डीके, नेगेटिव बीटा पार्टिकल। सही है। उसके साथ अभी ये क्वेश्चन 50 रह गया है। अब ये 50 क्वेश्चन जो है ना, ये मेरे हिसाब से गलत क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें गलत स्टेटमेंट है। ये किसी भी चीज को मैंने इसको देखा तो यहाँ पे अगर हम ये जो है जो है लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम कहते हैं, ये जो सिग्मा है चार्ज डेंसिटी Q बाय A हम कहते हैं, और ये जो है अगर हम एप्सिलॉन भी लें तभी ये फोर्स का फार्मूला नहीं आता। और अगर हम देखें तो ये परमिटिविटी ऑफ मीडियम इसमें राइट ऑप्शन है, बट ये जो है वो डायमेंशनलिटी को वेरीफाई नहीं करता। इस फोर्स का जो न्यूटन फार्मूला है यहाँ से आपको नहीं मिलेगा, तो हम कहेंगे ये सवाल जो है ये एम्बिग्यूअस है। न्यूटन इज नॉट द SI यूनिट ऑफ, इन सब का है, सेंट्रीपिटल का है, टेंशन का है, कॉलम फोर्स का है, फ्रिक्शन का है, मोमेंटम का नहीं है, क्योंकि मोमेंटम का है न्यूटन सेकंड या किलोग्राम मीटर पर सेकंड। उसके साथ साथ ये 52 और सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा, फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेड एज। तो फेराडे ने हमें कहा था कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो हम कहेंगे कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव, क्योंकि लेंज़ेस लॉ जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को शो करता है, लेंज़ेस लॉ, नेगेटिव ऑफ चेंज इन फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपने नंबर ऑफ टर्न्स को कांस्टेंट रखना होता है। कोई ना कोई चीज जब भी डायरेक्ट होगा तो आपने कांस्टेंट रखनी होती है। एन चेंज इन फ्लक्स अपॉन में चेंज इन टी, तो ये एन चेंज इन फ्लक्स माइनस एन चेंज इन फ्लक्स ओवर चेंज इन टी, ये सही है। इन लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके एन इज इक्वल्स टू एन नॉट ई, ये लॉग बेस ई है माइनस टी, द रेशो एन अपॉन में नॉट इज कॉल्ड। अब ये भी बुक की लाइन है, रिलेटिव एक्टिविटी, ये बुक में आप देखेंगे तो ये बुक की लाइन है सीधी सीधी। अच्छा, ये लास्ट क्वेश्चन देखें, इन आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एच एफ इज इक्वल्स टू, ये एच एफ होता है, इज इक्वल टू 5 प्लस ई वी नॉट, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज। अब हमें पता है कि जब काइनेटिक एनर्जी आप यहाँ पे फाइंड करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल्स टू एच एफ माइनस 5, ये आपकी सीधी सीधी बुक में एक लाइन लिखी हुई है, तो आपने काइनेटिक एनर्जी का डी करेक्ट कर लेना है। ठीक है बच्चों, उम्मीद होगी आपको थोड़ी बहुत नॉलेज इससे मिली होगी। तो बाकी भी हमारी 100 मेगा टेस्ट हैं, अगर आप 8 दिसंबर से पहले वो करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत ही नॉलेज मिल जाएगी उन सब से। मेरा ये दावा है कि कोई भी स्टूडेंट अगर वो 100 मेगा टेस्ट कर लेता है तो वो 200 अगर एमसीक्यूज हैं तो 190 प्लस इंशाल्लाह कैसे भी करके लेके आएगा, 190 प्लस लेके आएगा, क्योंकि हमने उसमें बहुत ही मेहनत की है। ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज़। तो सर को दुआ में याद रखिएगा। अब अगर आप कहते हैं कि IB के जो पास पेपर हैं उनको डिस्कस करें तो नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा, इंशाल्लाह उनको भी डिस्कस कर लेंगे। अल्लाह हाफिज़।